हाँ, आज हम बात करेंगे तंत्र उपागम की, अर्थात सिस्टम्स अप्रोच। इससे पहले हमने अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल के अध्ययन के उपागमों में पारिस्थितिकीय उपागम, क्षेत्रीय उपागम, व्यवहार परक उपागम और कल्याण परक उपागम, इनकी बात की थी। और आज बात करेंगे तंत्र उपागम की। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो तंत्र उपागम है, या इसको हम तंत्र विश्लेषण भी कह सकते हैं, ये मानव भूगोल के जो पारिस्थितिकीय उपागम है उसी का ही एक संशोधित रूप है। हार्वे का मानना है कि तंत्र विश्लेषण को सामान्य तंत्र सिद्धांत पर आधारित तात्विक मीमांसा से पृथक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह एक शुद्ध और साधारण विधि तंत्र है। व्यवहार में तंत्र सिद्धांत से दो संकल्पनाओं के मध्य पारस्परिक संबंध भी पाया जाता है। तो हार्वे महोदय क्या कहते हैं कि तंत्र विश्लेषण भौगोलिक समस्याओं के परीक्षण के लिए सुविधाजनक सूचकों को प्रदान करता है। अच्छा, इस उपागम की एक विशेषता है कि ये मल्टीवेरिएट प्रकार का है, कि इसकी जो प्रकृति है वो बहुचर्य है, एक चर्य नहीं है। तो अतः किसी भी भौगोलिक तथ्य या समस्या की व्याख्या पृथक रूप से नहीं की जा सकती, क्योंकि वह किसी तंत्र का मात्र एक अंग होगा जो तंत्र के अन्य अंगों से संबद्ध होता है। अब सवाल उठता है कि तंत्र होता क्या है। तो इसलिए सबसे पहले हम तंत्र का अर्थ समझ लेते हैं कि तंत्र होता क्या है। सबसे पहले मैं इसको एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे मानव शरीर है, ये पूरा की पूरा एक तंत्र है। अब इस शरीर के अंदर भी अपने आप में पूर्ण कई उपतंत्र हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है। ये सभी जो तंत्र हैं वो पूर्ण तंत्र हैं, लेकिन ये मानव शरीर के ये अलग अलग तत्व भी हैं। तो अर्थात अब हम समझें कि तंत्र होता क्या है। तो तंत्र अनेक तत्वों का एक सेट होता है जो परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। एक सेट के अंतर्गत प्रत्येक इकाई एक दूसरे से संयुक्त होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और परस्पर निर्भर होते हैं। अतः किसी एक घटक को दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। तत्व एक तंत्र की आधारभूत इकाई होता है, जिसका आकार, प्रकार मापक के अनुसार परिवर्तनशील होता है। कोई वस्तु जो एक मापक पर तत्व होती है, वही अन्य मापक पर स्वयं में एक तंत्र हो सकती है। तो इसी तरह जो भूगोल में है, मापनी के अनुसार अपने आप में पूर्ण तंत्र भी किसी बड़े तंत्र की इकाई होते हैं। एक तंत्र के विभिन्न तत्व परस्पर इस प्रकार जुड़े हैं कि संपूर्ण तंत्र उनके पारस्परिक संबंधों पर ही निर्भर होता है। तो अब आपको तंत्र का समझ में आ गया होगा अर्थ, कि जैसे मानव शरीर है उसी तरह से भूगोल में भी मानव शरीर के अंदर एक पूर्ण तत्व, मानव शरीर एक पूर्ण तंत्र है और उसके अंदर अलग अलग उपतंत्र हैं। इसी तरह से भूगोल में भी बड़े तंत्र हैं, पूर्ण तंत्र हैं, और एक तंत्र और अलग अलग जो उपतंत्र भी हैं जो अपने आप में भी पूर्ण तंत्र हैं। अब हम देखते हैं कि जो भूतल है उसके किसी भी भाग में अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की भौतिक और मानवकृत
या मानवीय घटक होते हैं। अब ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन समस्त तत्वों की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उस क्षेत्र के वास्तविक प्रतिरूप का निर्माण होता है। अब इन समस्त तत्वों की जो समिष्ट जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया संचित होती है उसे एक तंत्र कहते हैं। मानव भूगोल के विभिन्न तत्व आपस में और अन्य पर्यावरणीय तत्वों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इसलिए एक तत्व के वास्तविक विश्लेषण के लिए समिष्ट में होने वाली अंतःक्रिया तथा उसके प्रभाव की जानकारी आवश्यक हो जाती है। और यही कारण है कि जो अन्य विज्ञान हैं उनके साथ साथ आजकल भूगोल में भी तंत्र विश्लेषण पर अधिक बल दिया जाने लगा है। किसी भी क्षेत्र में या पर्यावरण के अंतर्गत कई तंत्र और उपतंत्र शामिल होते हैं। अब ये जो तंत्र और उपतंत्र हैं वो किसी उच्च स्तरीय तंत्र के अंग हो सकते हैं। अतः तंत्र उपागम के अंतर्गत किसी तंत्र की इकाई के विश्लेषण पर ही ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि संपूर्ण संरचना और उसकी कार्यप्रणाली की व्याख्या पर बल दिया जाता है। इस उपागम से जो अध्ययन में क्या हो जाता है, बहुचर विश्लेषण अधिक उपयोगी हो जाता है। अब बहुचर पहले तो क्या था, एकल। अब ये मल्टीवेरिएट जो एनालिसिस है इसको करने के लिए आपको कंप्यूटर की और कैलकुलेटर की जो सहायता है वो लेनी पड़ती है। और यही जो अलग अलग तत्व हैं ये तो इनके जो पारस्परिक संबंध हैं और उनके कारण, उनके प्रभाव के कारण जो अलग अलग प्रतिरूप बनते हैं उनकी व्याख्या को सरल और सुगम बनाने के लिए मल्टीवेरिएट एनालिसिस बहुत उपयोगी है। या हम कह सकते हैं कि जो तंत्र विश्लेषण है या तंत्र उपागम है मानव भूगोल की अध्ययन में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। जो तंत्र उपागम का आधार है मानव भूगोल में वो पार्थिव एकता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। अब जो प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी है या पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है ये बहुत प्राचीन संकल्पना है। भूगोलवेत्ता तंत्र का अध्ययन किसी न किसी रूप में बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं, लेकिन साधनों और उपकरणों की कमी के कारण इसका जो इम्पोर्टेंस है वो सैद्धांतिक स्तर तक ही सीमित रहा है। लेकिन अभी के कुछ वर्षों में, खास तौर पर जो हार्वे साहब का 70 के दशक के बाद, 1970 के बाद हम कह सकते हैं कि जो तंत्र उपागम है इसके व्यवहारिक तत्व में भी वृद्धि होने लगी है। कुछ जो भूगोलवेत्ता हैं वो तो तंत्र उपागम का उपयोग करके अलग अलग नए नए सैद्धांतिक मॉडलों का भी विकास कर रहे हैं, जैसे बैरी साहब ने किया है। बैरी साहब ने नगर तंत्र संकल्पना में तंत्र उपागम का उपयोग किया है। इसी तरह से वॉल्डनबर्ग और बैरी ने तंत्र संकल्पना के आधार पर ही सेंट्रल प्लेसेस का या केंद्र स्थलों का विश्लेषण किया है। अब वर्तमान समय में जो मानव भूगोल में क्षेत्रीय संगठन की संकल्पना के प्रयोग को अधिक महत्व दिया जा रहा है और इसी के कारण जो भूगोल के अध्ययन में तंत्र उपागम एक सशक्त
और आवश्यक उपकरण के रूप में स्थापित हो रहा है। आज हम प्राय सभी वैज्ञानिक अध्ययनों में तंत्र उपागमों का प्रयोग करने लगे हैं। कुछ कारण हैं जिनके कारण हम ये तंत्र उपागम का उपयोग अब ज़्यादा करने लगे हैं। पहले क्या होता था, पहले किसी भी अध्ययन में जो समाहित चरों की संख्या है, जो वेरिएबल्स हैं, वो सीमित होते थे, कम होते थे, और उनकी अंत्यक्रिया भी अपेक्षाकृत कम जटिल होती थी। इससे तथ्यों के जो विश्लेषण करने में और निष्कर्ष निकालने में बहुत अधिक कठिनाई नहीं होती थी। तो पहले भूगोल में भी स्थितियों की व्याख्या सामान्यतः रैखिक कार्य कारण संबंध की अवधारणा के अनुसार ही की जाती थी। लेकिन अभी कुछ दशकों से क्या होता है कि वेरिएबल्स की संख्या में या चरों की संख्या में वृद्धि हुई है, और वृद्धि होने के कारण जो विश्लेषण करना थोड़ा जटिल हो गया है। और इन जटिल स्थितियों को समझने के लिए जो पूर्व में प्रचलित पारिस्थितिकीय उपागम है, वो पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं रह गया है। और यही कारण है कि जो भूगोलवेत्ताओं की अभिरुचि है वो तंत्र उपागम की ओर बढ़ने लगी है। आज पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में मानव भूगोल की जो अध्ययन है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। और पहले क्या था, पहले भूगोल को मानव पारिस्थितिकी ही कहा जाता था। अब लेकिन भौगोलिक अध्ययन में तंत्र उपागम का जो प्रयोग जो बढ़ता जा रहा है, उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ कमियां भी हैं, कठिनाइयां भी हैं। इनमें जो प्रमुख कठिनाइयां हैं वो हैं तंत्र के घटकों की पहचान करना, कि कौन कौन से घटक हैं उनको पहचानना। फिर तंत्र के आंतरिक और बाह्य व्यवहार को समझना, कि आंतरिक व्यवहार किस प्रकार का है और बाह्य व्यवहार किस प्रकार का है। तंत्र की सीमाओं का निर्धारण करना, कि तंत्र कहाँ तक फैला हुआ है। तंत्र के बाहर उसके पर्यावरण का सीमांकन, और तंत्र पर पर्यावरण के प्रभाव की मेजरमेंट करना या माप करना। तंत्र की जो अवस्था है उसको ज्ञात करना, कि तंत्र की अवस्था कैसी है, संतुलित है, परिवर्तनशील है, और तंत्र के मापदंडों का यथोचित निर्धारण करना। और यही कारण है कि भौगोलिक अध्ययनों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और आवश्यक प्रतीत होने वाले तंत्र उपागम का प्रचलन भूगोल में अभी बहुत अधिक नहीं हो पाया है। कुछ कारण हैं कि इसका प्रयोग अब कम क्यों हुआ है। एक तो ये है कि तंत्र विश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल होती है। उसको समझना, एक एक तंत्र के घटक की पहचान करना, उसके तंत्र के आंतरिक और बाह्य व्यवहार को समझना, तंत्र की सीमाओं का निर्धारण करना, बहुत जटिल प्रक्रिया है। दूसरा क्या है, इस प्रक्रिया को समझने के लिए गणितीय आधार आवश्यक होता है। दूसरा, कंप्यूटर और कैलकुलेटर ये भी आवश्यक है, अर्थात तकनीकी ज्ञान भी आवश्यक होता है, जो कि भूगोलवेत्ताओं में गणितीय आधार की थोड़ी कमी देखने को मिलती है। और यही कारण है कि जो तंत्र उपागम का प्रचलन है वो भूगोल में अभी कम हो पाया है। लेकिन धीरे धीरे ये जो अवरोध हैं वो खत्म होते चले जाएंगे, और भूगोल में तथ्यों के जटिल संबंधों को समझने में तंत्र विश्लेषण का, या हम कह सकते हैं मानव भूगोल के अध्ययन में तंत्र उपागम का और अधिक
समावेश होने लगेगा और इसका जो प्रचलन है वो व्यापक स्तर पर होने लगेगा। धन्यवाद।